तो आइए शुरू करते हैं समरी ऑफ हाउ आई रेज्ड माई सेल्फ फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस इन सेलिंग, जिसे लिखा है फ्रैंक बैडगर ने। और इस समरी की अगर बात की जाए तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आपका जोश आपको कितनी दूर तक ले जा सकता है। आप अपने कस्टमर से बात करने के अलग अलग तरीके भी सीखेंगे, क्योंकि बेचने का मतलब सिर्फ किसी को कुछ खरीदने के लिए राजी करना नहीं होता। ये अपनी सोच और विचार, अपने आइडियाज का लेन देन भी है, जो एक दिलचस्प बात है। बेचना उतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हैं। दुनिया के सबसे बड़े सेल्समैन में से एक की टिप्स को सुनकर आप अपने सफर की शुरुआत करें। वो आइडिया जिसने मुझे सेल्स में दोबारा आने में हेल्प की। जी हाँ, ऐसा है ऑथर का कहना। तो यहाँ पर ऑथर अपनी बात शेयर कर रहे हैं और मैं उन्हीं की कहानी को नरेट कर रही हूँ। ऑथर फ्रैंक बैडगर शुरू में सेल्समैन नहीं थे, वो एक बेसबॉल प्लेयर थे। वो एक टीम से दूसरी टीम में जाते रहे क्योंकि उनका मैनेजर उन्हें पसंद नहीं करता था। लेकिन इसका क्या कारण था? ऐसा इसीलिए था क्योंकि फ्रैंक आलसी थे। वो मैदान में ऐसे घूमते थे जैसे वो एक बड़े खिलाड़ी हो, जो कि वो नहीं थे। फ्रैंक अभी भी अपना करियर बना रहे थे। फ्रैंक अपने बचाव में ये कहते हैं कि वो अपनी घबराहट को छिपाने की कोशिश में मैदान में घूमते थे। वो तब तक ऐसा करते थे जब तक उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं मिलता था। उनके मैनेजर का कमेंट कि वो आलसी है, इसने उन पर गहरा असर किया था, इसीलिए उन्होंने कॉन्फिडेंट होने की एक्टिंग शुरू कर दी। फिर फ्रैंक ने हर गेम में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। उनकी परफॉर्मेंस को लोगों ने नोटिस किया और उनकी टीम के साथी उनके जोश से काफी इम्प्रेस हुए थे। इसकी वजह से फ्रैंक और उनकी टीम लगातार मैच जीतते रहे। उनके बारे में लोकल न्यूज़पेपर में भी लिखा गया था। फ्रैंक को अब कुछ भी नहीं रोक सकता था और ऐसा इसीलिए हो पाया था क्योंकि अब फ्रैंक अपने हर मैच में 100% देते थे। हालांकि एक हाथ की चोट ने फ्रैंक के बेसबॉल करियर को खत्म कर दिया था। वो परेशान तो हुए थे, लेकिन फ्रैंक ने कुछ नया करने की कोशिश करने का फैसला किया। फिर उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस बेचना शुरू किया। शुरू में उन्हें वही पुरानी प्रॉब्लम हुई। फ्रैंक बेचने के मामले में बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं थे। कई लोगों ने उन्हें ठुकरा दिया था। इस बात ने फ्रैंक को निराश किया। 10 महीने तक वो इस बात से परेशान रहे थे। वो एक भी इंश्योरेंस पैकेज बेचने में नाकाम हुए थे। लेकिन फ्रैंक ने खुद का हौसला बढ़ाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने खुद पर जोर लगाया और बेसबॉल की ही तरह वो इसमें भी कामयाब हुए। उनके जोश और हौसले ने उन्हें कामयाबी दी थी। सिर्फ 2 महीनों में फ्रैंक ने $50,000 का लाइफ इंश्योरेंस बेचा था। इससे फ्रैंक जोश और कॉन्फिडेंस से भर गए, लेकिन जल्दी ही वो अपना रास्ता भटक गए थे और इन दिनों फ्रैंक के चेहरे पर परेशानी साफ झलकती थी कि आखिर वो कहाँ पर गलत थे। उन्हें इस सवाल का जवाब अपने पुराने रिकॉर्ड्स में मिला। फ्रैंक ने अपने द्वारा किए गए कॉल का रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया। एक साल में उन्होंने 1849 कॉल किए थे, यानी कि 1849 कॉल्स। उन्होंने देखा कि जिन कॉल्स में वो इंश्योरेंस बेच पाए थे वो आमतौर पर किसी के साथ उनका पहला कॉल होता था। सेल के लिए फ्रैंक की तीसरी कॉल सिर्फ 7% कामयाब हुई थी। इससे वो कंफ्यूज्ड थे। उन्हें 3 या उससे ज्यादा बार किसी के साथ बात करने की जरूरत ही क्यों पड़ी। उन्होंने ऐसे लोगों के साथ बड़ी मुश्किल से सेल्स की थी, लेकिन उन्हें एक एहसास हुआ, फ्रैंक को जोरों शोरों से कस्टमर ढूंढने थे। कस्टमर उनके दरवाजे पर दस्तक देकर खुद नहीं आने वाले थे। भले ही वो धीरे धीरे कस्टमर बना रहे थे, लेकिन इसके लिए फ्रैंक को कॉल करने की जरूरत पड़ती थी। लेकिन अगर उन्होंने कोशिश ही नहीं की तो वो बेचेंगे कैसे? तो यहाँ पर फ्रैंक शेयर कर रहे हैं सेल्समैनशिप के सबसे जरूरी राज को उन्होंने कैसे सीखा, उस बारे में। फ्रैंक जॉन स्कॉट एंड कंपनी के सामने खड़े थे। ये कहना कम होगा कि वो बहुत ज्यादा नर्वस थे। ये कंपनी जानी मानी ग्रोसरी डिस्ट्रीब्यूटर थी। इसके सीईओ को लाइफ इंश्योरेंस बेचने की कोशिश करने वाले फ्रैंक पहले सेल्समैन नहीं थे। लेकिन फ्रैंक इस बात से डरे नहीं। उन्होंने सोचा कि अगर वो कोशिश नहीं करेंगे तो बेचेंगे कैसे। ये कोई हैरानी की बात नहीं थी कि कंपनी के मालिक जॉन स्कॉट तब बिजी थे। जॉन से बात करने के लिए फ्रैंक को थोड़ी देर इंतजार करना पड़ा। शुरुआत से ही फ्रैंक को ठुकरा दिया गया क्योंकि जॉन स्कॉट के पास पहले से ही इंश्योरेंस था। उन्होंने सालों पहले ही पेमेंट कर दी थी और उनकी फैमिली के पास भी इंश्योरेंस कवर पहले से ही था। लेकिन इस बात ने फ्रैंक को कोशिश करने से नहीं रोका। उन्होंने जॉन से काम के अलावा उनके इंटरेस्ट के बारे में पूछा। क्या जॉन किसी चैरिटी को सपोर्ट करते थे? अगर हाँ, तो जॉन के गुजर जाने के बाद चैरिटी का क्या होगा? उनकी चैरिटी सबसे ज्यादा उनके दान पर ही चलती थी। फ्रैंक को ये बात समझ में आ गई थी कि उन्होंने अपनी बातों से जॉन का ध्यान अपनी ओर खींचा था। जॉन ने फ्रैंक को अपनी बात को डिटेल में समझाने के लिए कहा। फ्रैंक ने अपनी कंपनी के इंश्योरेंस प्लान के बारे में बताया। उसके मुताबिक जब जॉन इस दुनिया से चले जाएंगे तब भी जॉन के अलग अलग चैरिटी को हर महीने चेक मिलती रहेगी। यही नहीं,
जॉन को 5 साल के बाद $5,000 भी मिलेंगे। इसके लिए बस जॉन को इंश्योरेंस प्लान के लिए एडवांस पेमेंट करना होगा। फ्रैंक ने जॉन को इंश्योरेंस की कीमत बताई। वैसे कीमत सुनकर जॉन हैरान हुए। वो कभी भी उतनी बड़ी पेमेंट नहीं करेंगे, लेकिन फ्रैंक अपनी जगह कायम रहे। उन्होंने उन चैरिटी के बारे में ज्यादा बात की जो जॉन के लिए बहुत मायने रखती थी। फ्रैंक ने बड़े जोश से उन चैरिटी के बारे में सवाल पूछे। जॉन की बातों को फ्रैंक ने ध्यान से सुना और आखिर में फ्रैंक अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ घर लौटे। जॉन स्कॉट के इंश्योरेंस का $8,000 का चेक फ्रैंक के हाथ में था। फ्रैंक की कंपनी इससे बहुत इम्प्रेस हुई। उन्होंने फ्रैंक को बधाई दी और उनसे टिप्स भी मांगे। सेल्स इतनी बड़ी थी कि फ्रैंक को एक कन्वेंशन में बोलने के लिए इनवाइट किया गया। दूसरे नौजवान सेल्समैन ये जानने के लिए बेचैन थे कि उन्होंने आखिर ये कैसे किया। कन्वेंशन के दौरान फ्रैंक ने एक बात सीखी। एक सेल्समैन के तौर पर ये बात अपने पूरे करियर में उनके साथ रही। इंसान हमेशा कुछ न कुछ चाहता है। आपकी चाहत आपको बेहतर बनने के लिए इंस्पायर करती है। इस बात का फायदा आप अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। आपका कस्टमर क्या चाहता है? बेशक कस्टमर बहुत सी चीजें चाहते हैं। बहुत कुछ ऐसा भी होता है जो आप कस्टमर को नहीं दे पाते हैं। उन्हें तब तक अपनी बातें कहने दीजिए जब तक आप अपना सेल्स नहीं कर लेते और उनकी इच्छा को भी पूरी नहीं कर लेते। फ्रैंक ने जॉन के साथ यही किया था। फ्रैंक ने सवाल पूछे और उन्होंने देखा कि जॉन समाज सेवा में भाग लेते थे, इसलिए उन्होंने जॉन की चैरिटी पर फोकस दिया। फ्रैंक जिस कंपनी के लिए काम कर रहे थे उनके पास अलग अलग इंश्योरेंस प्लान थे। फ्रैंक ने एक ऐसा प्लान बताया जो जॉन के चैरिटी का ख्याल रख सकती थी। मान लीजिए फ्रैंक को जॉन के बारे में कुछ पता नहीं होता, फिर तो फ्रैंक दूसरे नाकाम इंश्योरेंस एजेंट जैसे होते। अपने कस्टमर को जानना आपको एक कामयाब सेल्स दे सकता है। तब से फ्रैंक ने इसे अपने काम का एक जरूरी हिस्सा बना लिया। अब इसके बाद फ्रैंक बताते हैं कि सवाल पूछने से मेरे सेल्स इंटरव्यू कैसे असरदार हुए। आइए जानते हैं। फ्रैंक अपने करियर में अच्छा कर रहे थे। उनका जोश हर कस्टमर के साथ 100% रहता था। वे अपने कॉल को रिकॉर्ड करते थे। वो अपने गोल्स को पाते रहे, लेकिन फिर भी मुश्किल गोल को पाने के लिए खुद पर जोर देते रहे। फ्रैंक एक सपने जैसी जिंदगी जी पाए थे, लेकिन जाहिर सी बात है ये आसान नहीं था। जब भी फ्रैंक कोई इंश्योरेंस बेचने की कोशिश करते, कई लोग फौरन उनको ठुकरा देते थे। हालांकि फ्रैंक ने इससे निकलने के लिए भी एक रास्ता ढूंढ लिया था। वो कस्टमर से सवाल पूछते रहते और खरीदने के लिए मजबूर नहीं करते। इसके बजाय फ्रैंक बस सवाल जवाब करते और ये कहीं ज्यादा असरदार स्ट्रेटेजी थी। तो जब आप किसी शख्स की बातों से राजी नहीं होते हैं तो वो शायद आपकी बातों को कभी नहीं सुनेंगे। सुनने के बजाय वो शख्स खुद को साबित करने में बिजी हो जाएगा कि वो कितना सही है, और सेल्स के दौरान आप बिल्कुल ऐसा नहीं चाहेंगे। दूसरे शख्स की राय को मानने के लिए आप क्या कर सकते हैं? ये कहिए कि उनकी बातें सही है। आप नहीं चाहते कि आपका कस्टमर ये सोचे कि आप सब कुछ जानते हैं। ऐसा करने से उनमें हीन भावना आएगी, उन्हें इंफीरियर एहसास होगा। ऐसे वक्त के लिए फ्रैंक ने सुकरात के तरीके का इस्तेमाल करने का फैसला किया। ये फेमस सुकरात द्वारा बनाए गए सवाल थे। ये तरीका है आइडियाज का लेन देन करना, क्योंकि कोई भी हमेशा बिल्कुल सही नहीं हो सकता है। आपका कस्टमर आपसे सीखता है, आप अपने कस्टमर से सीखते हैं। एक दूसरे के साथ आइडिया शेयर करें। कस्टमर की बातों से भी राजी होना जरूरी है। फिर अपनी राय भी कस्टमर के सामने रखें। इसे एक बातचीत की शक्ल दीजिए। दूसरी टिप जो फ्रैंक ने सीखी वो थी मिली जुली राय बनाना। एग्जाम्पल के लिए आप अपने कस्टमर के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं। इसके लिए आप कह सकते हैं कि क्या आपको लगता नहीं कि हमें एक दूसरे को ज्यादा जानना चाहिए? ये आपके कस्टमर को एनकरेज करेगा, क्योंकि उन्हें लगेगा जैसे उनकी राय मायने रखती है। सवाल पूछने में कभी भी मत झिझकिए। इन सवालों से आप ये पता लगा पाएंगे कि कस्टमर चाहता क्या है। अब आगे जानते हैं कि कैसे फ्रैंक ने जाना कि एक आदमी को खरीदारी क्यों करनी चाहिए। इसके पीछे का रीजन क्या है, आइए जानते हैं। न्यूयॉर्क में एक मशहूर कहानी घटी थी जिसे फ्रैंक हमेशा याद करते थे। एक नाइट क्लब में एक आदमी किसी को भी अपने पेट में मारने के लिए कहता था। जो भी उसे हराएगा वो चैंपियन माना जाएगा। हर कोई इसे आजमाना चाहता था, लेकिन कोई भी इस आदमी को हराने के काबिल नहीं था। एक दिन स्वीडन का एक बड़ा आदमी नाइट क्लब में आया। इस बंदे को समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। नाइट क्लब में सभी लोग इशारा करने लगे। वो समझ गया और उस आदमी के सामने गया, लेकिन उसके पेट में मारने की बजाय उसने उस आदमी के जबड़े पर मारा। इससे वो फौरन नीचे गिर गया और हार गया। तो इसी कहानी को किसी सामान को बेचने में भी काम में लाया जा सकता है।
आपको सिर्फ मेन मुद्दे पर अपना ध्यान देना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि स्वीडन के आदमी ने कहां पर चोट करी थी। उसने जो भी किया उसका नतीजा तो वही निकला जैसा वो चाहता था। वो आखिर उसे हराने में कामयाब हुआ था और बस यही बात मायने रखती थी। वैसे फ्रैंक हमेशा से सेल्स में अच्छे नहीं थे। काफी बार कस्टमर कहते हैं कि वे एक इंश्योरेंस प्लान नहीं चाहते। फ्रैंक चाहते तो वैसे लोगों के साथ पूरे दिन बहस कर सकते थे। वो लोगों की हर बात को मानने से इनकार कर सकते थे, लेकिन वो टाइम की बर्बादी होती। इसीलिए इसके बजाय फ्रैंक मेन मुद्दे पर अपना फोकस रखते हैं। ठीक उस आदमी की तरह कौन सा कदम सामने वाले को काबू में कर सकता है, सिर्फ उस पर अपना फोकस रखते हैं। कस्टमर के इनकार का मेन रीजन क्या है, ये पता करते हैं। जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि अपने कस्टमर को जानना बहुत जरूरी है। कस्टमर को खुद ही अपने बारे में बताने दीजिए। अक्सर कस्टमर खुद ही उन वजहों की लिस्ट बनाकर आपको दे देगा जिनके कारण वो आपसे कुछ नहीं खरीद रहा है। लोग प्रिडिक्टेबल होते हैं। आपको पता हो जाता है कि वे क्या करने वाले हैं। जो बात उन्हें परेशान कर रही है, लोग अक्सर इन बातों को दोहराते रहते हैं। तो ऐसे में बाकी कोई और बात मायने नहीं रखती। आपको यहीं से इम्पोर्टेंट मुद्दे, मेन प्रॉब्लम को ढूंढना होगा। एक बार जब आप इसे समझ लेंगे तो इसे हाथ से जाने ना दे। सुकरात के तरीके को अप्लाई करें। कस्टमर से सवाल पूछते रहिए, अपने कस्टमर की बात पर हामी भरते रहिए, मानते रहिए और टाले नहीं, लेकिन आराम से अपनी राय भी रखें। बातचीत को अच्छा रखें। जैसे ही दोनों बातचीत करेंगे, लोगों को खुद ही अक्सर एहसास हो जाता है कि वो गलत थे और वे सिर्फ बहाना बना रहे थे। इस वक्त तक कस्टमर खुद को समझा लेते हैं। लाइफ इंश्योरेंस क्यों नहीं खरीदते? आखिर किस बात का इंतजार था? फ्रैंक इतने अच्छे थे कि वो काफी दफा कुछ बेचते ही नहीं थे। इसके बजाय कस्टमर पहले से ही उनसे खरीदने को तैयार हो जाते थे। आइए अब आगे जानते हैं कि लोगों के अंदर के एतराज को आपको कैसे खोजना होगा। मतलब ये कि खुद को बेहतर बनाने के लिए फ्रैंक डेटा पर डिपेंड करते थे। कस्टमर ने उनके इंश्योरेंस प्लान को ठुकराने के लिए जो भी बहाने दिए, जो भी कारण दिए, फ्रैंक ने उन सबको लिख लिया था। जब सारे बहानों को इकट्ठा किया तो फ्रैंक को बड़ी हैरानी हुई। उनमें से जो अहम कारण निकला, असल में वो सही कारण था ही नहीं। तो फ्रैंक ने देखा कि ये रीजन तो 62% यानी कि 62% सामने आया था। लोग एक सेल्समैन से झूठ बोलते ही क्यों हैं? दिग्गज अमेरिकी फाइनेंसर जेपी मॉर्गन ने इसका सही जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि किसी भी काम को करने के लिए लोगों के पास हमेशा दो कारण होते हैं। पहला तो ये कि क्योंकि उन्हें वो काम अच्छा लगता है, और दूसरा कारण ही असली कारण होता है। असल में लोग शुरू में एक सेल्समैन से झूठ बोलते हैं ताकि उनका बहाना सही लगे। उन्हें लगता है कि इससे सेल्समैन वहीं पर रुक जाएगा और आगे बेचने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन इस फील्ड के फ्रैंक जैसे एक्सपर्ट जानते हैं कि सेल्समैन को गहराई में जाना होगा। क्यों? क्योंकि पूछने के अलावा फ्रैंक ने इसके अलावा का यूज भी करने की बात की है। आपको हैरानी होगी कि ये कितने असरदार हैं। फ्रैंक हमेशा अपने कस्टमर्स के साथ अपनी मीटिंग में इसका इस्तेमाल करते थे। फ्रैंक ने एक बार एक कारपेट बनाने वाली कंपनी पर इन जादुई शब्दों का इस्तेमाल किया। इस कंपनी के 2 मालिक थे और वे शुरू में फ्रैंक के ऑफर को लेकर के हिचक रहे थे। मालिकों का नाम बॉब और रॉबर्ट था। फ्रैंक की बात सुनकर रॉबर्ट को तुरंत भरोसा हो गया था। उन्होंने कहा कि बिजनेस के लिए इंश्योरेंस जरूरी होता है। हालांकि बॉब ने फ्रैंक को ठुकरा दिया था। अगले दिन फ्रैंक ने बॉब से अकेले मिलने के लिए कहा और बिना हिचकिचाहट फ्रैंक ने बॉब से इसका कारण पूछा। बॉब ने जवाब दिया कि उनकी कंपनी पैसे खो रही थी। वे बिजनेस इंश्योरेंस खरीदने का रिस्क नहीं उठा सकते थे। यही उनका पहला कारण था। वैसे ये कारण सही लग रहा है ना? कारण तो ठीक था, लेकिन फ्रैंक ने बात को और आगे बढ़ाया। उन्होंने बॉब पर इसके अलावा टेक्निक का इस्तेमाल किया और फिर बॉब ने फ्रैंक को असली रीजन बताया कि उन्होंने इंश्योरेंस को आखिर क्यों ठुकराया था। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि लोग आपको कई बहाने देंगे। आपको इन बहानों को समझना होगा और इनमें से असल या जरूरी मुद्दे का पता लगाना होगा। असली वजह उनके बेटे थे। बॉब के दोनों बेटे कारपेट कंपनी में काम कर रहे थे। हालात अच्छे नहीं थे, कंपनी को घाटा हो रहा था। बॉब का बजट भी टाइट था। वो खुद इंश्योरेंस प्लान का खर्च नहीं उठा सकते थे। अगर उनमें से किसी का भी एक्सीडेंट हो जाता तो कंपनी बंद हो जाती। वे ऐसा होने नहीं दे सकते थे। फ्रैंक ने महसूस किया कि यही वो खास मुद्दा है जिसकी वो तलाश कर रहे थे। बॉब के लिए इंश्योरेंस एक्स्ट्रा खर्चा था। इसके अलावा बॉब को चिंता थी कि वो बहुत जल्द मर जाएंगे। उनके बिना उनके बेटे का क्या होगा? इसलिए फ्रैंक ने बॉब के साथ डिस्कशन किया। उन्होंने बॉब को बताया कि उनकी चिंताएं जायज थी।
और वे एक साथ मिलकर इंश्योरेंस प्लान पर काम कर सकते थे। सबसे जरूरी बात, इसने बॉब और उसके बेटों की जिंदगी को सिक्योरिटी दी। फ्रैंक $3000 के चेक के साथ वहां से निकले। और इसी के साथ कॉन्फिडेंस के लिए सबसे बड़ी सीख क्या है, आइए जानते हैं। भरोसा तब बनता है जब किसी को आप में कॉन्फिडेंस हो। एक सेलर होने के नाते आपको अपने कस्टमर का भरोसा जीतना होगा। फ्रैंक ने सब कुछ कार्ल कॉलिंग्स से सीखा था। कॉलिंग्स उनकी कंपनी के सबसे कामयाब सेल्समैन में से एक थे। मेहनती फ्रैंक ने कॉलिंग्स को बड़ी बारीकी से देखा था। सवाल यह है कि कॉलिंग्स के कस्टमर उन पर भरोसा क्यों करते थे? वो हमेशा कॉन्फिडेंस से भरे हुए आखिर कैसे रहते थे? तो इसका जवाब ये है कि एक बार एक आदमी जो फ्रैंक का कस्टमर बन सकता था, उसने महीने के आखिर में फ्रैंक से प्लान खरीदने पर सोचने की बात करी थी। लेकिन फ्रैंक बहुत नर्वस थे, उन्हें इस कमीशन की बहुत जरूरत थी। फ्रैंक बहुत घबरा गए थे और उन्होंने कॉलिंग्स से मदद मांगी। कॉलिंग्स ने उन्हें कुछ सुझाव दिए और उसे मानकर फ्रैंक ने आसानी से प्लान बेचा। फ्रैंक बहुत खुश हुए, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। फ्रैंक ने कस्टमर को जो इंश्योरेंस प्लान दिया उसमें कुछ बदलाव हुए थे। ये फ्रैंक और कस्टमर के बीच हुई एग्रीमेंट के हिसाब से नहीं था। फ्रैंक बहुत डर गए। कस्टमर को कुछ भी बदलाव पसंद नहीं आते। फ्रैंक को लग रहा था कि कस्टमर इस प्लान को पूरी तरीके से रद्द कर देगा। फ्रैंक ने कॉलिंग से पूछा कि क्या उन्हें कस्टमर के साथ इस पर चर्चा करनी चाहिए। आखिर जब तक फ्रैंक और कॉलिंग्स इसे कस्टमर को नहीं बताते, उन्हें इसके बारे में पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए उन्होंने कस्टमर को इसके अंतर के बारे में बताया। ऐसा करते हुए कॉलिंग्स ने कस्टमर से अपनी नजरें नहीं चुराई। उन्होंने बताया कि ये नया प्लान वो नहीं था जो कस्टमर चाहता था, लेकिन कॉलिंग्स का मानना था कि अभी का प्लान कस्टमर को ज्यादा सिक्योरिटी देगा और इसीलिए कस्टमर ने भी इस नए प्लान के लिए हामी भर दी। फ्रैंक हैरान और इम्प्रेस हुए। कस्टमर को कॉलिंग्स पर पूरा भरोसा था। कॉलिंग्स ने पक्का किया कि उनके कस्टमर इस बात को जाने कि वे उन पर भरोसा कर सकते हैं। उन्होंने कस्टमर को सिक्योर महसूस कराया और उनके दिल में सिर्फ कस्टमर की भलाई ही थी। कॉलिंग्स पर भरोसा न करना मुश्किल ही था। कस्टमर को दिख जाता था कि वो एक ईमानदार आदमी थे और यही था जो दूसरे सेल्समैन भी उनसे सीख सकते थे। इसी के साथ अब अगला पॉइंट आता है जो हमसे कहता है कि नाकाम होने से मत डरिए। एक दिग्गज बेसबॉल खिलाड़ी बेब रूथ के बारे में बात करते हैं। वो एक अच्छे खिलाड़ी थे और उनकी स्माइल दिलों को भा जाती थी। अपने टैलेंट और शोहरत के बावजूद बेब रूथ बहुत सिंपल इंसान थे। एक गेम में उनके कॉम्पिटिटर आगे चल रहे थे। बेब आगे बढ़े, दर्शकों की तरफ देखकर मुस्कुराए और अपने बैट को घुमाने की प्रैक्टिस की। भीड़ पागल हो रही थी। जैसे ही दूसरी टीम ने बॉल को पिच किया, बेब हंस पड़े। अफसोस कि उनका बैट बॉल से नहीं लगा। वो पहला स्ट्राइक था। दूसरी पिच के लिए भी बेब लकी नहीं निकले। वो दूसरा स्ट्राइक था। सब लोग चिल्ला रहे थे। तीसरी स्ट्राइक के लिए बेब बॉल को हिट करने में कामयाब हुए थे। उनका स्विंग इतना पावरफुल था कि ये बॉल ग्राउंड के ऊपर से गायब हो गई थी। एक इंटरव्यू के दौरान बेब से उनकी बैटिंग के बारे में पूछा गया था। उन्होंने कहा कि उन्हें बस स्विंग ही करते रहना पड़ता है। बेब को नाकाम होने की परवाह नहीं थी। उन्होंने कहा कि अगर वो अपना बैट घुमाते रहे तो उनके पास बॉल को मारने के चांस ज्यादा होंगे। ये एक आसान और क्लियर एक्सप्लेनेशन लगता है, लेकिन क्या आपने कभी इसे अपनी लाइफ में आजमाया है? इसमें कोई शक नहीं कि आपने इसे आजमाया नहीं होगा। आप शायद कहेंगे कि मैं फेल हो जाऊंगा, नाकाम हो जाऊंगा, लेकिन नाकामी फेलियर ने बेब को एक महान खिलाड़ी बनने से नहीं रोका। जी हाँ, बेब को उनके 714 होम रन के लिए जाना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो 1330 बार नाकाम रहे, यानी कि 1330 बार। बेब को पता था कि सफलता पाने के लिए उन्हें नाकाम होने की जरूरत है। वैसे यहाँ पर एक और टिप है कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं इस बारे में बहुत ज्यादा परवाह ना करें। आपकी जीत से उनका कुछ लेना देना नहीं होता। वे आपकी नाकामी पर आप में दोष निकालेंगे। लोगों की राय आपके लिए कभी मायने नहीं होनी चाहिए। तो आगे बढ़ते रहिए, अपनी नाकामी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। कामयाबी और नाकामी साथ साथ चलती है, चाहे कुछ भी हो जाए। नाकामी के आगे मत झुकिए। हर एक नाकामी आपको कामयाब होने के एक कदम और नजदीक ले आएगी। बहादुर होने का मतलब डर की कमी होना नहीं है। बहादुर होने का मतलब है डर के साथ साथ अपने लक्ष्य का पीछा भी करना। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं इस समरी के कंक्लूजन तक। तो मुद्दा मामला एकदम क्लियर है कि आपने समरी के जरिए सेलिंग यानी बेचने की आर्ट के बारे में सीखा। कोई भी सही हुनर के सेट के साथ पैदा नहीं होता है। अच्छे से अच्छा सेल्समैन भी प्रैक्टिस से ही बेस्ट बनता है।
आपने सीखा कि आपके प्रोफेशन के लिए आपका जोश आपको काफी ऊंचाई तक ले जा सकता है। भले ही आपको महसूस न हो, फिर भी आपको जोश दिखाना चाहिए। इससे आप जल्द ही अपने प्रोफेशन से प्यार करने लगेंगे। आपने सीखा कि अपने कस्टमर के बारे में सीखना सबसे बड़ी जरूरत है। वे क्या चाहते हैं इसका पता लगाइए, फिर उन्हें अपना सबसे बेस्ट सॉल्यूशन दीजिए। आपने क्यों और इसके अलावा टेक्निक की पावर के बारे में भी सीखा। हो सकता है कस्टमर्स आपको ठुकराए, इसके लिए कस्टमर्स आपको अच्छा बहाना देंगे, लेकिन अक्सर ये झूठे बहाने होते हैं। कस्टमर्स को सवाल करते रहिए और आखिर में वे बता ही देते हैं कि वे क्यों हिचकिचा रहे थे। इसे आप अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं। आपने सीखा कि कॉन्फिडेंस ही सबसे जरूरी होता है। अपने कस्टमर को तरीके से संभालने के लिए खुद पर भरोसा रखें। आपने सीखा कि नाकाम होने में कोई गलत बात नहीं है। आपकी गलतियां आपको कामयाबी की ओर ले जाएंगी। आपके सामने जो भी मौके आए उसे हासिल कीजिए। क्या पता ये आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा दे। कामयाबी का रास्ता मुश्किल होता है, लेकिन हमेशा याद रखिए कि आपकी सारी कोशिशें बेकार नहीं जाएगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कितना टाइम लगेगा। बस कभी कोशिश करना बंद ना करें।